वरुण और सूरज रात के सन्नाटे में एक हाईवे पर खड़े थे। तभी एक ब्लू कार उनके पास आकर रुक गई। तुम तीनों की वजह से मुझे काफी नुकसान झेलना पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या कोई ढंग का एंटीक सामान नहीं चुरा कर ला सकते थे? रामपाल, बकवास मत करो और हमें हमारे पैसे दे दो। रामपाल ने कुछ रुपए निकालकर राधिका के हाथ में पकड़ा दिए। बस इतने से रुपए? तुम्हें पता है वो एंटीक मूर्ति हमने कितनी मुश्किल से चोरी की थी? तुम्हें पैसे चोरी करने के नहीं मिलते हैं, बल्कि एंटीक सामान चुराने के मिलते हैं। तुम जो एंटीक मूर्ति चुरा कर लाए थे वो नकली है, नकली। ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूँ, मजबूरी में मुझे तुम लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। आज के बाद हम तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे रामपाल, किसी और को देख लेना। वो सारे दोस्त वहाँ से चले गए। दरअसल वो तीनों चोर थे। वो तीनों क्रोधित होकर राधिका के घर पर जाकर बैठ गए, जो कि घर के नाम पर सिर्फ एक कबाड़ था। पूरे मूड का सत्यानाश कर दिया। सोचा था अच्छी खासी कीमत मिल जाएगी तो इस बार वर्ल्ड टूर पर निकल जाएंगे। वो सब तो सही है राधिका, लेकिन तुमने रामपाल को मना करके ठीक नहीं किया। अब हम अपनी चोरी की वस्तुएं किसे बेचेंगे? अरे मार्केट में रामपाल जैसे ना जाने कितने लोग भरे पड़े हैं जो उससे भी अच्छी कीमत देने को तैयार रहते हैं। तभी वहाँ पर एक गंदा और मैला दिखने वाला व्यक्ति घुस आया। अरे अरे, कौन हो तुम और अंदर कैसे आ गए? मेरा नाम प्रोफेसर है। शक्ल से तो तुम दूर दूर तक प्रोफेसर नहीं दिखते। तुम अपने काम से काम रखो। मैंने सुना है कि तुम तीनों पुरानी एंटीक वस्तुओं की ही चोरी करते हो। कहीं तुम कोई खुफिया पुलिस वाले तो नहीं हो? नहीं, मैं तुम तीनों को एक काम देना चाहता हूँ और मैं तुम्हें उस काम के लिए अच्छी खासी कीमत देने को भी तैयार हूँ। प्रोफेसर की बात सुनकर तीनों की दिलचस्पी बढ़ गई। हमें चुराना क्या है? यहाँ से 20 किलोमीटर दूर जंगल के एक वीराने में एक घर बना हुआ है। उस घर में एक व्यक्ति रहता है जो संसार से कोई मतलब नहीं रखता। उसके यहाँ पर एक पुराना वीसीआर है। तुम्हें उस वीसीआर को चुराकर मुझे देना है और मैं तुम्हें इसके लिए 10 लाख रुपए दूंगा। तुम कल 10 लाख रुपए लेकर यहाँ आ जाना और अपने उस वीसीआर को ले जाना। एक बात और, उस वीसीआर के अंदर एक वीडियो कैसेट भी है। भूल से भी उस वीडियो को प्ले करने की गलती मत करना। इतना कहकर वो प्रोफेसर वहाँ से चला गया। अगले दिन राधिका, वरुण और सूरज एक रेस्टोरेंट में बैठकर कल रात की घटना के बारे में ही डिस्कस कर रहे थे। मुझे तो वो कोई पागल लग रहा था, पर हो सकता है कि वो सही कह रहा हो। लेकिन एक मामूली वीसीआर के लिए कोई 10 लाख रुपए क्यों देगा? और वीसीआर भी अभी से 20-25 साल पहले चला करते थे। वरुण, मुझे लगता है कि हम तीनों को एक बार वहां जाना चाहिए। अगर वहां पर कोई पुराना वीसीआर मौजूद है तो इसका मतलब ये होगा कि वो व्यक्ति सही बोल रहा था। एक घंटे बाद वो तीनों जंगल के एक सुनसान घर के सामने खड़े हुए थे। आसपास मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। उसने तो कहा था कि इस घर में कोई रहता है, लेकिन यहाँ तो मुझे दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि किसी इंसान का साया भी यहाँ पड़ा होगा। अब ये तो अंदर देखने के बाद ही पता चलेगा। वो तीनों घर के अंदर घुस गए और उस वीसीआर को तलाशने लगे। अचानक राधिका की नजर एक बहुत पुराने वीसीआर पर पड़ी। इसका मतलब वो मूर्ख दिखने वाला प्रोफेसर सही बोल रहा था। वो देखो, सामने पुराना वीसीआर पड़ा है। कुछ देर बाद वो तीनों वीसीआर सहित राधिका के घर पर बैठे हुए थे। हमने थोड़ी सी गलती कर दी। हमें उस प्रोफेसर का मोबाइल नंबर ले लेना चाहिए था। अब हमारे पास उसका इंतजार करने के अलावा और कोई काम नहीं। मुझे लगता है कि एक बार इस वीसीआर को जरूर चलाना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कुछ ऐसा छुपा हो जो वो प्रोफेसर हमें नहीं दिखाना चाहता हो, जैसे कहीं कोई छुपा हुआ खजाना। वरुण की बात से दोनों दोस्त सहमत हो गए। राधिका ने तुरंत वीसीआर को टीवी में कनेक्ट करके स्टार्ट कर दिया। कुछ देर बाद स्क्रीन पर उन तीनों को एक बहुत भयानक औरत नजर आने लगी, जो एक जंगल के खून से रंगे तालाब के किनारे बैठी हुई थी।
ऐसा लग रहा था कि वो स्क्रीन के अंदर से ही उन तीनों को देख पा रही हो। ओह माय गॉड, कितनी भयानक शक्ल है, इसको तुरंत बंद करो। राधिका ने इतना कहा ही था कि तभी उसका सिर बुरी तरह से चकराने लगा और वो बेहोश हो गई। उसी क्षण वरुण और सूरज अपने आप को उस वीसीआर के अंदर नजर आने वाली जंगल में मौजूद पाया। ये कैसे हो सकता है? कुछ तो गड़बड़ है यार, हम दोनों यहाँ कैसे आ गए? ये जगह तो वही है जो कुछ देर पहले हमें स्क्रीन पर नजर आ रही थी। तभी उस जंगल में अजीब सा भयावह शोर गूंजने लगा। ये आवाजें कैसी हैं? मुझे लगता है कि हम दोनों बुरी तरह से फंस चुके हैं यार। जो भी हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए। वरुण और सूरज वहाँ से भागने लगे। उन दोनों को भागते भागते काफी देर हो चुकी थी, मगर जंगल था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अचानक वरुण की नजर एक गुफा पर पड़ी। सूरज, वो देख, सामने गुफा है, हम दोनों उसी के अंदर छुप जाते हैं। वरुण के कहने पर सूरज के कदम गुफा के अंदर घुस गए, मगर उन दोनों ने जैसे ही गुफा के अंदर कदम रखा तो सामने का दृश्य देखकर उनका खून जम सा गया। उनके सामने एक बहुत भयानक दिखने वाली औरत, जो कि कुछ समय पहले स्क्रीन पर थी, सिंहासन पर बैठी हुई उन्हें घूर रही थी। तुम यहाँ से चाहे जितना भी भाग लो, लेकिन भाग नहीं पाओगे। तुम्हें तुम दोनों की मौत यहाँ पर खींच कर लाई है। कौन हो तुम? शैतान की पुजारन कपाली। तुम दोनों को मारकर शैतान देवता को भेंट चढ़ाने का समय आ गया है। वरुण, लगता है हम दोनों बाहर ही सुरक्षित थे। अपनी जान बचाकर भागो यहाँ से। तभी वो भयानक औरत बिजली की रफ्तार से उन दोनों के सामने आकर खड़ी हो गई। अगले ही पल वरुण और सूरज की आंखें सफेद हो गई और उनके गले से एक भयानक चीख निकली। कुछ सेकंड बाद उन दोनों की लाशें राधिका के घर पर पड़ी हुई थी। राधिका अचानक बेहोशी से जाग गई। ओह माय गॉड, ये दोनों तो मर गए। हाउ इज दिस पॉसिबल? तभी राधिका की नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी, जिस पर वो वही दिल दहला देने वाली घटना चल रही थी जो कुछ सेकंड्स पहले वरुण और सूरज के साथ बीती थी। ये कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। अचानक राधिका के कानों में प्रोफेसर की आवाज टकराई। कुछ भी नामुमकिन नहीं है राधिका। इंसान अगर अपने इरादे अटल कर ले तो सब कुछ मुमकिन है। आखिर तुम तीनों ने वही गलती की जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। बकवास बंद करो। मेरे दोनों दोस्तों की मौत कैसे हुई? स्क्रीन पर कुछ देर पहले तुमने देखा ही कि तुम्हारे दोस्तों को एक भयानक बला ने मार डाला। कौन हो तुम? मैं एक प्रोफेसर ही हूँ जो हर साल तुम्हारे जैसे ही चोरों से अपने ही घर में चोरी करवाता है और उन्हें बोलता है कि इस वीसीआर को मत चलाना, क्योंकि ये इंसानी साइकोलॉजी होती है कि उसे जिस बात से मना किया जाए वो वही करता है। और हमेशा की तरह तुम सब ने भी वही किया और मेरा काम आसान कर दिया। क्या मतलब है तुम्हारा? स्क्रीन के अंदर तुम्हें जो भयानक औरत दिख रही है वो कोई और नहीं बल्कि कपाली है, एक शैतानी आत्मा जिसे मैंने विच क्राफ्ट करके सालों पहले इस वीसीआर के अंदर कैद कर दिया था। मगर कपाली को काबू करने के लिए हर साल मुझे 2 लोगों की बलि देनी पड़ती है। और इससे तुम्हें क्या मिलता है? लंबी आयु। सालों से मैं कपाली की आत्मा को ऐसी जगह पर कैद करता हूँ जिसका लोगों को गुमान तक नहीं होता। उस समय वीसीआर का दौर था, तब मैंने कपाली की आत्मा को वीसीआर के अंदर कैद कर दिया। इतना बोलकर प्रोफेसर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें मारना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई मेरा राज जानता है तो वो सिर्फ तुम हो। तो फिर क्यों ना मरने से पहले तेरे इस वीसीआर को ही नष्ट कर दूं?
ताकि तू आगे किसी को ना फंसा सके। इतना बोलकर राधिका तुरंत दीवार पर टंगी हुई कुल्हाड़ी की ओर बढ़ी। प्रोफेसर स्क्रीन की ओर देखकर बोला, कपाली, कपाली, मुझे और अपने आप को बचाओ। प्रोफेसर ने इतना कहा ही था कि तभी स्क्रीन से भयानक औरत अचानक बाहर निकल आई और फुर्ती से उसने राधिका को पकड़ लिया और अगले ही पल उसी गुफा के अंदर खड़े हुए थे। प्रोफेसर डरे हुए अंदाज में उस गुफा की ओर देख रहा था। लगता है तू यहाँ पहली बार आया है प्रोफेसर, इसीलिए तेरी आंखों में डर दिखाई दे रहा है। प्रोफेसर उस भयानक औरत की ओर देखकर बोला, देखती क्या हो, मार दो इसे। नहीं, मैं 1 साल में सिर्फ 2 ही बलि अपने शैतान देवता को चढ़ा सकती हूँ। मैं इसे चाह कर भी नहीं मार सकती। तभी राधिका ने फुर्ती दिखाकर तुरंत प्रोफेसर की पिस्तौल छीन ली और ताबड़तोड़ उस पर फायर कर दिया। प्रोफेसर चीख के साथ वहीं पर गिर पड़ा। यह तूने क्या किया? जो काम पहले प्रोफेसर किया करता था, वो काम आज से मैं तुम्हारे लिए करूंगी। मैं हर साल तुम्हारे लिए इंसानों को लाऊंगी। मुझे यहाँ से आजाद कर दो। याद रखना, अगर तुम अपने वादे से मुकरी तो तुम्हारा अंजाम भी तुम्हारे दोस्तों की तरह ही होगा। अचानक राधिका ने अपने आप को स्क्रीन से बाहर अपने कमरे में पाया। राधिका ने तुरंत दीवार पर टंगी हुई कुल्हाड़ी उतार ली और ताबड़तोड़ उस वीसीआर पर वार करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उस वीसीआर के परखच्चे उड़ गए। ना रहा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और फिर राधिका उसी रात शहर छोड़कर चली गई। ये कहानी मननगढ़ की है। मननगढ़ के 3 रास्तों को चुड़ैल के 3 रास्ते बोला जाता है, क्योंकि यहाँ सूरज ढलते ही चुड़ैल तांडव किया करती थी। सूरज ढलने के बाद अगर इस 3 रास्ते पर कोई दिखाई दिया तो चुड़ैल उसे घसीट घसीट कर मार डालती। एक बार की बात है, दिनकर का पोता सूरज गांव आया था। सूरज ढलने से पहले घर लौट आना। हाँ दादाजी, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ जो गुम हो जाऊंगा। इस गांव में छोटे बच्चे नहीं, बाकी बड़े लोग गुम हो जाते हैं। पिछले हफ्ते तेरे रवि चाचा गायब हो गए थे चुड़ैल के 3 रास्ते से। चुड़ैल का 3 रास्ता? हाँ, गांव के बाहर जो 3 रास्ता है, वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो सूरज ढलने के बाद वहाँ तांडव कर रही है। तांडव लोगों को दौड़ाती है, घसीटती है और फिर उनकी लाश 3 रास्ते पर छोड़ देती है। आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो 3 रास्ते से जिंदा लौट कर आया हो। बाप रे! अब तो उस चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ गया है कि सूरज ढलने के बाद कोई अपने घर से बाहर तक नहीं निकलता। तू समझदार है, शाम होने से पहले घर लौट आना। ठीक है दादाजी, मैं लौट आऊंगा। सारा दिन सूरज गांव घूमता रहा। वो उस 3 रास्ते पे भी गया जहां उसे अजीब महसूस होने लगा, पर सूरज ढलने से पहले बाकी गांव वालों की तरह वो भी घर लौट आया। अगला 1 हफ्ता सूरज ठीक समय पर घर लौट आता था। आज सूरज शहर जाने वाला था। तेरी बस शाम 5:30 बजे की है। ध्यान से बस पकड़ लेना और अगर बस छूट जाए तो घर वापस लौट आना। जी दादाजी। लगभग 5 बजे सूरज दादाजी के घर से निकला। रास्ते में उसका पैर एक गड्ढे में फंस गया। उसे पैर बाहर निकालने में काफी समय चला गया और तब तक उसकी बस चली गई थी। जब सूरज बस स्टैंड पे पहुंचा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी। क्या बस चली गई? नहीं, अभी तक। लगता है बस लेट है। फिर ठीक है, मैंने तो सोचा था कि मैंने बस मिस कर दी है। तुम इस गांव के नहीं लगते, शहर से आए हो? हाँ, ये मेरे दादाजी का गांव है। कुछ दिन हुए उनके पास यहाँ मैं रहने आया हूँ। अच्छा है। तुमने चुड़ैल के बारे में नहीं सुना क्या? सुना तो है कि सूरज ढलते ही वो इस 3 रास्ते में आ जाती है और सभी लोगों को मार देती है, और वो भी तड़पा तड़पा के मारती है उन्हें। हाँ, मुझे तो चुड़ैल की पूरी कहानी पता है। अच्छा, तो बताओ मुझे चुड़ैल कौन है? काफी साल पहले एक लड़की थी, राधा। राधा गांव के बाहर काम करने जाया करती थी।
उसे रोज आते जाते देर हो जाती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने अकेली राधा को इस 3 रास्ते पे देख लिया और उसके साथ बहुत बुरा किया। राधा ने खुद अपनी जान दे दी और तब से राधा चुड़ैल बन गई। ये सब तो मैं समझ गया, लेकिन वो भोले भाले गांव वालों को क्यों मारती है? वो मार रही है ताकि गांव वाले समझ सके कि इस 3 रास्ते पे कोई अकेला ना आए। वो चेतावनी दे रही है। चुड़ैल चाहती है कि इस 3 रास्ते पे हमेशा लोग रहे ताकि किसी और राधा के साथ ऐसा हादसा ना हो सके। ये सब तुम्हें कैसे पता? सूरज के ये पूछते ही उस लड़की की मुस्कान बदल गई। वो हंसने लगी। क्योंकि मैं ही वो चुड़ैल हूँ। सूरज ढल गया था, लड़की चुड़ैल में बदल गई। चुड़ैल को देख सूरज डर गया और गांव की ओर भागने लगा। चुड़ैल उसके पीछे पीछे भाग रही थी। बचाओ, कोई बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। सूरज भागते भागते अपने दादाजी के घर गया और जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। दादाजी दरवाजा खोलिए, मुझे बचाइए। अपने पोते की आवाज सुनकर दिनकर ने दरवाजा खोल दिया। सूरज अपने दादाजी को बता ही रहा था कि वो चुड़ैल दरवाजे पे आई और सूरज को घसीटते हुए ले जाने लगी। राधा, छोड़ दो मेरे पोते को, मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ। तेरे 3 रास्ते में मैं मंदिर बनवाऊंगा और शाम होते ही वहाँ भजन करता हुआ बैठा रहूंगा। जिंदगी भर ये वादा रहा मेरा, पर छोड़ दो उसे। पक्का करोगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ। चुड़ैल ने सूरज को छोड़ दिया और वहाँ से चली गई। अगले दिन दिनकर अकेला 3 रास्ते पे गया। वहाँ देवी की मूर्ति रखी और जोर जोर से भजन गाने लगा। शाम होते ही चुड़ैल आई, पर दिनकर को वहाँ बैठा देखकर मुस्कुराकर गायब हो गई। उस दिन के बाद रोज दिनकर वहाँ बैठा रहता था। धीरे धीरे कई और लोगों ने दिनकर का साथ दिया। कुछ ही समय में उस 3 रास्ते वाले मंदिर में भक्तों की भीड़ रहने लगी। अब वो सुनसान रास्ता एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदल गया था। मंदिर बनने के बाद किसी ने 3 रास्तों वाली चुड़ैल को नहीं देखा। इस बात को अब 40 साल बीत गए हैं। सूरज बूढ़ा हो चुका है, पर अभी भी जब वो चुड़ैल के बारे में सोचता है वो दहल जाता है। चुड़ैल के 3 रास्ता उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक हादसा था। केरल में रंगापुर नाम का एक गांव था जहां रामानुज लोहार का परिवार रहता था। 15 साल पहले जब रामानुज की बेटी बहुत छोटी थी, तभी रामानुज की पत्नी गुजर गई थी। रामानुज घर, बाहर का काम और बेटी को अकेले नहीं संभाल पा रहा था, इसलिए मजबूरी में उसने दूसरा विवाह किया। बाद में रामानुज की दूसरी पत्नी से उसे एक बेटा भी हुआ। रामानुज की बेटी मीनाक्षी अपनी सौतेली माँ को पसंद नहीं करती थी। नकली माँ, मैं स्कूल जा रही हूँ। ठीक है बेटी, लेकिन पुलिया के पास। हाँ, मुझे सब पता है, अब अपना लेक्चर मत शुरू करो। पुरानी पुलिया के पास एक गुड़िया खड़ी होती है जो जवान लड़कियों को सफेद रंग के मीठे बताशे बांटती है। मैं उसके बताशे ना खाऊं क्योंकि वो बुढ़िया नहीं चुड़ैल है। यही बकना चाहती हो ना तुम? हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए कह रही थी। तुम अपनी और अपने बेटे की सुरक्षा की चिंता करो, मेरे लिए मेरे पापा हैं। मीनाक्षी ने जोर से दरवाजा बंद किया और अपने स्कूल चली गई। रामानुज मीनाक्षी के ऐसे व्यवहार से परेशान था। उसकी कोशिश थी कि किसी तरह मीनाक्षी और लक्ष्मी प्यार से रहे, लेकिन वो मीनाक्षी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं ला पाया। मीनाक्षी घर में गुस्से में रहती थी, लेकिन घर से बाहर निकलते ही उसका व्यवहार सामान्य हो जाता। अरे ओ सुमन, बड़ी तेजी से भागी जा रही है। रुको, मैं भी आ रही हूँ। जल्दी आओ, मैं भी लेट हूँ और तुम भी लेट हो। प्रिंसिपल मैम डांटेंगी। प्रिंसिपल मैम की ऐसी की तैसी, एक थप्पड़ लगाऊंगी उनको। स्कूल से लौटते समय भी मीनाक्षी सुमन के साथ ही लौटा करती थी। तुझे पता है, पल्ले टोला वाली सोनम ने कल अपने भाई की गर्दन काट दी। गांव के लोग कह रहे थे कि उसके अंदर डायन घुस गई है। शांति मौसी बता रही थी कि सोनम ने पुरानी पुलिया के पास खड़ी होने वाली बुढ़िया की दिए मीठे बताशे खा लिए थे। उस बुढ़िया को लोग क्यों इतना बदनाम करते हैं? मेरी एक बार उस बुढ़िया से बात हुई थी, बहुत प्यार से बोलती है। कभी जाना भी मत उसके पास, उसकी मीठी बातों के पीछे जरूर कुछ कालापन छुपा हुआ है। एक दिन मीनाक्षी जब स्कूल से घर लौटी तो घर पर कोई नहीं था, खाना भी बना हुआ नहीं था। अब ये नकली अम्मा अपने पूत के साथ कहाँ चली गई? मीनाक्षी ने गुस्से से अपना बस्ता फेंका और चीनी के डब्बे में पैसे ढूंढे, लेकिन उसमें कोई पैसा नहीं मिला। सारे पैसे भी लेकर चली गई है। काश मेरे अंदर भी डायन समा जाती
तो इन दोनों अम्मा बेटों का काम तमाम कर देती। मीनाक्षी घर से निकलकर अपने पापा की दुकान की तरफ गई। मीनाक्षी के पापा मीनाक्षी से दुकान पर आने के लिए मना करते थे, क्योंकि दुकान घर से बहुत दूर थी और रास्ते में पुरानी पुलिया पड़ती थी, जहाँ बताशे बांटने वाली बुढ़िया खड़ी होती थी। मीनाक्षी जब पुलिया के पास से गुजर रही थी तो उसे वही बुढ़िया दिखाई। आओ बेटी, मेरे पास आओ, मेरे मीठे बताशे खाकर जाओ। और बेटी, आ जाओ, मेरे पास आओ। मीनाक्षी को भूख लग रही थी और उसे मीठी चीजें पसंद थी। वो बुढ़िया के पास चली गई। अम्मा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, फ्री में खिलाओगी तो खा लूंगी। पैसे मैं किसी से नहीं मांगती, भूखे लोगों का पेट भरने में मुझे संतुष्टि मिलती है। तुम बहुत सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया की मीठी बातें मीनाक्षी को भा गईं। वो अपने पापा की दुकान भूलकर बुढ़िया के साथ चल दी। बुढ़िया ने मीनाक्षी को आधे किलो बताशे खिला दिए और उसे अपनी कोठरी में बिठा दिया। बताशे खाने के बाद मीनाक्षी का सिर घूमने लगा। उसने देखा कि बुढ़िया का रूप बदल गया है और वो एक भयानक चुड़ैल बन गई है। डरो मत मीनाक्षी रानी, अब तुम पूरी तरह मेरे कब्जे में हो। मेरे बताशे खाकर तुम्हारे अंदर मेरे जैसी शैतानी शक्ति आ गई होगी। अब तुम कम से कम 3 सर काट के लेकर आओ, फिर अंत में मैं तुम्हारा सिर काट दूंगी। सम्मोहित हुई मीनाक्षी अपने घर पहुंची। उसकी माँ ने पूछा, मीनाक्षी कहाँ चली गई थी? पहले ये बताओ, तुम कहाँ चली गई थी? सोनू की आज तबीयत बिगड़ गई थी, उसी को लेकर मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, अगर भूख लग रही हो तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। मीनाक्षी अपने बिस्तर पर जाकर सो गई। रात में जब सारे लोग सो गए तो मीनाक्षी उठी। उसने किचन में जाकर हंसिया उठाया और अपने सौतेले भाई की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी अपने भाई की गर्दन काटने वाली थी, लेकिन रामानुज की आंख खुल गई और वो चीख पड़ा। मीनाक्षी, क्या कर रही हो? मीनाक्षी कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपने कमरे में जाकर दोबारा सो गई। कुछ घंटे बाद वो फिर उठी और इस बार हंसिया लेकर अपनी माँ की चारपाई के पास गई। मीनाक्षी लक्ष्मी की गर्दन उड़ाने वाली थी, लेकिन रामानुज बीच में कूद पड़ा और उसका एक हाथ कटकर गिर गया। रामानुज ने अपने दूसरे हाथ से मीनाक्षी को धक्का दिया और मीनाक्षी कुछ दूर जाकर गिर पड़ी। लक्ष्मी और सोनू जाग गए। वे रामानुज को लेकर बाहर भाग गए। गांव में शिवनाथ नाम का एक वैद्य रहता था, जो साधारण चिकित्सा तो जानता था, साथ में तंत्र मंत्र भी जानता था। लक्ष्मी और सोनू रामानुज को लेकर शिवनाथ के पास पहुँचे। पहले तो शिवनाथ ने रामानुज की मरहम पट्टी की और फिर भस्म लेकर उसके घर पहुँचा। मीनाक्षी अपने घर पर लगे लक्ष्मी, सोनू और रामानुज के फोटो पर हंसिया मार रही थी। तुम्हारी बेटी तुम लोगों के सिर काटना चाहती है। लगता है उसने पुलिया वाली चुड़ैल के बतासे खा लिए हैं। तो अब क्या करें? हम अपना सिर तो नहीं कटवा सकते। जब तक वो तुम तीनों के सिर नहीं काट लेगी तब तक शांत नहीं होगी। मैं तुम तीनों के जैसे मिट्टी के पुतले तैयार कर देता हूँ और उनके अंदर लाल रंग भर देता हूँ, शायद इससे काम बन जाए। शिवनाथ ने 3 पुतले तैयार कर दिए, जो बिल्कुल रामानुज, लक्ष्मी और सोनू जैसे दिख रहे थे। फिर वो उन पुतलों को लेकर मीनाक्षी के पास पहुंचा। मीनाक्षी, मैं तेरे तीनों दुश्मनों को ले आया हूँ, ले इनके सिर काट ले और मुक्त हो जा। मीनाक्षी ने जोर से पुतलों में हंसिया मारा और तीनों के सिर अलग कर दिए। ऐसा करते ही वो बेहोश हो गई। शिवनाथ ने अपनी भस्म मीनाक्षी के माथे पर लगाई, तब मीनाक्षी को होश आया। मीनाक्षी को उस बुढ़िया के पास जाने नहीं देना है। अगर ये 3 महीने उसके पास नहीं गई तो फिर उसका प्रभाव मीनाक्षी के ऊपर से अपने आप खत्म हो जाएगा। इसीलिए मीनाक्षी पर तुम्हें कड़ी नजर रखनी होगी। ऐसा कहकर शिवनाथ चला गया।